नमस्कार दर्शकों, आपके लिए लाए हैं आज की ताजा खबर। जानिए आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिला। जानिए इससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है। पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान, बोले ये 140 करोड़ लोगों का अवार्ड। भारत से मार खाकर ईरान का हमदर्द बना पाकिस्तान, इजरायल पर करेगा परमाणु हमला, आईआरजीसी अधिकारी। भारत के खिलाफ हम जंग की तैयारी, पानी बंद होने से बुरी तरह बौखलाया बिलावल भुट्टो जरदरी ने, जाने क्या कहा। सिंधु नदी का पानी रोकने का चिंता अब खत्म, 113 किमी लंबी नहर से 3 राज्य में पहुंचेगा पानी। पहलगाम हमले के आतंकी कहां है, भाजपा सरकार पर भड़के अभिषेक बैनर्जी, दागे 5 बड़े सवाल। अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिला। जानिए इससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश हो जाने से कम 274 लोगों की मौत हो गई है। इनमें विमान से सवार और हादसे की जगह मौजूद लोग दोनों की संख्या शामिल है। अब तक 92 मृतकों की पहचान उनके डीएनए से कर ली गई है, जबकि 47 शवों की पीड़ित परिवारों को दे दिया गया है। इसे लेकर दूसरी चीजें अभी चल रही है, पर एक सवाल कि ये हादसा किस तरह हुआ अभी भी अनसुलझा है। ऐसे में प्लेन के कुछ हिस्से जो बरामद हुए हैं वो आने वाले दिनों में काफी कुछ खुलासा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पायलट ने आखिर मेडे कॉल क्यों किया, उड़ान भरने के चंद मिनट के भीतर प्लेन उतर जाने की वजह नीचे की तरफ क्यों गिर गया। इस तरह के सवालों के जवाब के लिए जरूरी ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल चुका था, अब कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। ये जांच के लिए काफी अहम हो सकता है। कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर किस तरह से खुलासा कर सकता है, आइए जानें। दरअसल कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर क्रू मेंबर्स की आवाज रिकॉर्ड करता है, साथ ही कॉकपिट के भीतर की आवाजें भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। यह डिवाइस प्लेन में मौजूद दोनों पायलट के ठीक माथे के ऊपर लगा होता है। इंजन की आवाज, लैंडिंग सिस्टम फेल करने से लेकर प्लेन की रफ्तार और किस समय कोई खास नोट करने वाली गतिविधि हुई, इन सब की आवाजें इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे में इन आवाजों के जरिए ये साफ होता है कि आखिरी चंद मिनट या सेकंड्स में जब पायलट ने मेडे कॉल किया तब किस तरह की गतिविधियां जहाज में हुई, कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसके कारण विमान क्रैश हो गया है। इसके जवाब यहां से मिल सकता है। पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान, बोले ये 140 करोड़ लोगों का अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर है और अपने दौरे के दूसरे दिन उन्हें इस यूरोपीय देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पीएम मोदी दुनिया के 23वें नेता है। इस सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। मैं ये सम्मान भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूँ। राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया है। सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार और साइप्रस के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये सम्मान सिर्फ मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये उनके समर्थ और आकांक्षाओं का सम्मान है, हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा का सम्मान है। मैं ये सम्मान भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों, हमारे साझा मूल्य और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। भारत से मार खाकर ईरान का हमदर्द बना पाकिस्तान, इजरायल पर करेगा परमाणु हमला, आईआरजीसी अधिकारी। पाकिस्तान से अपना देश संभाला नहीं जा रहा है और दूसरे देशों के युद्ध में कूदने की फिराक में है। भारत से मार खाते हुए पाकिस्तान को कुछ दिन ही बीते हैं, अब वो ईरान का हमदर्द बनने लगा है। खबरों के मुताबिक ईरान इजरायल युद्ध में पाकिस्तान ईरान को कई तरह की सहायता दे रहा है।
अब उसने इजराइल को परमाणु बम की धमकी भी दे डाली है। ये धमकी पाकिस्तान ने ईरान के जरिए इजराइल को दी है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रईस ने शुक्रवार को ईरानी टीवी के इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि अगर इजराइल तेहरान में परमाणु बम गिराता है तो हम भी उन पर परमाणु बम गिराएंगे। बता दें, इस समय मध्य पूर्व में सिर्फ इजराइल के पास परमाणु बम है। इजराइल का दावा है कि ईरान भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर जंग ने भयानक रूप लिया तो पाकिस्तान भी इस जंग में कूदने की बात कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस बयान की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं इजराइल अपने परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी साझा नहीं करता है और परमाणु अस्पष्टता की नीति अपनाता है। अनुमानों के आधार पर इजराइल के पास 90 से 300 परमाणु हथियार हो सकते हैं, जिसमें एफएएस का अनुमान लगभग 90 और कुछ अन्य स्रोतों का अनुमान 100 से 200 तक है। दोनों ही देशों का ये अनुमान उपलब्ध सामग्री और डिलीवरी सिस्टम की क्षमता पर आधारित है। दोनों देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनकी सटीक संख्या गोपनीय बनाया हुआ है। भारत के खिलाफ हम जंग की तैयारी, पानी बंद होने से बुरी तरह बौखलाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जाने क्या कहा। पाक के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत से बात करने का आग्रह किया है ताकि कश्मीर सिंधु जल संधि और आतंकवाद के मुद्दे पर बात की जा सके। उनका कहना है, इन मुद्दों को दोनों देश सिर्फ व्यापक बातचीत के जरिए ही सुलझा कर सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर सिंधु जल संधि से सस्पेंशन नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की अनुसार पश्चिमी देशों की यात्रा पर संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बिलावल ने रविवार को ब्रसल्स की यात्रा के दौरान जर्मन प्रसारक दायरे बेले उर्दू को दिए साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और भारत के बीच सभी लंबित मुद्दों को केवल व्यापक बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। अगर भारत बातचीत के लिए टेबल पर नहीं आता है तो ये उनके हित में नहीं होगा। पूर्व विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की ओर से पाकिस्तान जल आपूर्ति रोकने की किसी भी प्रयास को अस्तित्व के लिए खतरा माना जाएगा, जिससे पाकिस्तान के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत से बातचीत करने के लिए टेबल पर लाने और समग्र वार्ता के माध्यम से दक्षिण एशिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया है, जिसमें कश्मीर मुद्दा, जल मुद्दा और आतंकवाद का समाधान भी शामिल है। सिंधु नदी का पानी रोकने की चिंता अब खत्म। 113 किमी लंबी नहर से 3 राज्यों में पहुंचेगा पानी। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। सवाल उठने लगे कि भारत सिंधु नदी के इस पानी का क्या करेगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से रोकने के लिए भारत के पास अभी तक पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। लेकिन अब सरकार ने सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल करने के लिए उपाय निकाला गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने अंतर बेसिन जल हस्ताक्षरण योजना पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत 113 किमी लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा और सिंधु नदी का पानी इसी नहर के जरिए 3 राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। भारत ने इस योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पश्चिमी नदियों का पानी पहुंचेगा, जिससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के प्रवाह में कमी आएगी। साथ ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के कोटा में कई सालों से रुकी वायु उद्देश्य परियोजना को भी फिर से शुरू करेगी। आपको बता दें कि शनिवार 14 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिंधु नदी का पानी 3 साल के भीतर नहरों के जरिए राजस्थान तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश के बड़े क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं का फायदा मिलेगा, जबकि पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि चिनाब, रावी, व्यास, सतलज लिंक पर इस नहर से विचार किया जा रहा है कि ये जम्मू, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 13 जगहों पर मौजूदा नहरों को जोड़ सके और इंदिरा गांधी नहर तक पानी पहुंचा सके। पहलगाम हमले के आतंकी कहां है? भाजपा सरकार पर भड़के अभिषेक बैनर्जी, दागे 5 बड़े सवाल।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में पहलगांव आतंकी हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते इस आतंकी हमले को लेकर सरकार सामने ये 5 सवाल खड़े करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, पहलगाम आतंकी हमले को 55 दिन से अधिक दिन बीत चुके हैं। ये बेहद चिंताजनक है कि लोकतंत्र में ना तो मेनस्ट्रीम मीडिया, ना विपक्ष के सदस्य और ना ही न्यायपालिका भारत सरकार के सामने इन 5 महत्वपूर्ण सवालों को उठाने के लिए आगे आई है। हालांकि मैं देश की भलाई के लिए प्रतिबद्ध नागरिक और जवाबदेही के साथ सौंपे गए एक जनप्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार के सामने ये 5 सवाल उठाता हूँ। अभिषेक बनर्जी का सवाल। अभिषेक बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि कैसे 4 आतंकी सीमा पर घुसपैठ करने और 26 निर्दोष नागरिकों को मारने वाले इस हमले को अंजाम देने में सफल हो गए। दूसरा प्रश्न। टीएमसी सांसद ने लिखा कि अगर ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था तो खुफिया ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का विस्तार क्यों दिया गया, वही हमले के मुश्किल 1 महीने बाद। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, इस क्रूज धर्म आधारित नरसंस्कार के लिए जिम्मेदार 4 आतंकी कहां हैं? क्या वो मर चुके हैं या जीवित है? अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर को कब वापस लेगा? सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी कि उन्होंने व्यापार के दावों के साथ भारत को युद्ध विराम के लिए राजी किया? अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया कि पहलगाम हमले के बाद पिछले 1 महीने में 33 देशों से संपर्क करने के बाद आखिर कितने देश ने भारत को स्पष्ट समर्थन दिया? उन्होंने लिखा, अगर हम वाकई विश्व गुरु के देश हैं और दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो IMF और विश्व बैंक ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान को $1 बिलियन और $40 बिलियन की वित्तीय सहायता और दीर्घकालीन निवेश की मौजूदगी क्यों दी?